हेलो स्टूडेंट, श्रीमती मौरी देवी दापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। पूरक फलन के बारे में अपन डिस्कस करेंगे कि पूरक फलन होता क्या है। ठीक है, कल अपन ने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट को अपन ने डिस्कस किया था, जिसमें अपन ने जो कांस्टेंट कोफिशिएंट्स थी उनके बारे में अपन ने जनरल इंट्रोडक्शन था वो कल के वीडियो में देखा था। आज की वीडियो में अपन जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसके जो सॉल्यूशन होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। ठीक है, यानी जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसका जो जनरल सॉल्यूशन, यानी अगर अपन व्यापक हल कहें तो उसका व्यापक हल दो तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, LDE लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन GS। ठीक है, व्यापक हल। तो ये जो है वो किस तरह से लिखा जाता है, y बराबर में CF प्लस PI। यहाँ CF क्या होता है और PI क्या होता है समझिए। ये जो C है ये होता है अपना कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यानी पूरक फलन। पूरक फलन होता है और PI जो होता है वो होता है विशेष समाकल। विशेष समाकल। और इन दोनों के एडिशन की फॉर्म में अपनी जो कोई भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसका जो जनरल सॉल्यूशन है वो यहाँ पे लिखा जाता है। ठीक है, तो जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे तो उस जनरल सॉल्यूशन में अपन सबसे पहले अपन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की बारे में बात करेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन अपन किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, और उसको फाइंड आउट करने के बाद में जो पूरक फलन जो अपने पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आएंगी उसकी अलग अलग क्या क्या कंडीशंस अपने पास अवेलेबल हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के बारे में आज बात करेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन किस तरह से होता है और इसके जो एग्जाम्पल है उसको भी यहाँ अपन सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अपन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के बारे में बात करते हैं कि इसको अपन फाइंड आउट कैसे करते हैं, पूरक फलन। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले अपने को एक ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालनी होती है जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं सहायक समीकरण। ऑक्सिलरी इक्वेशन, सहायक समीकरण। अब ये निकालने के लिए क्या करते हैं, जो गिवन इक्वेशन होती है उसमें d की जगह पर क्या पुट करते हैं, m पुट करते हैं। d के बराबर में क्या पुट करते हैं, m पुट करके अपन ऑक्सिलरी यानी सहायक समीकरण जो होती है उसको यहाँ पर निकालते हैं। और ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने के बाद अपने पास में यहाँ पर जो होंगे वो जैसे अपने पर f ऑफ d, फंक्शन ऑफ d, इक्वेशन जो गिवन होती है वो फंक्शन ऑफ d की फॉर्म में होती है। तो जितने यहाँ पे d की जगह जैसे अपन ने क्या पुट कर दिया, m पुट कर दिया, तो m के यहाँ पे क्या आएंगे, अलग अलग मान आएंगे। रूट्स अपन उसको बोल सकते हैं कि m के अलग अलग क्या होंगे, मूल यहाँ पर अपने को प्राप्त होंगे। तो उन अलग अलग मूल जो रूट्स अपने को यहाँ पे प्राप्त होते हैं तो उन अलग अलग रूट्स के लिए यहाँ पे अलग अलग कंडीशन से होती है, उसी के हिसाब से यहाँ पे अपना जो पूरक फलन है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो लिखा जाता है। ठीक है, तो इसका जो पहला टाइप है वो होता है कि जब अपने जो रूट्स है वो कैसे आ जाए, अनइक्वल आ जाए यानी असमान हो। पूरक फलन के लिए पहली जो कंडीशन है, सबसे पहले अपने को यहाँ पे ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड आउट करनी होती है। और ऑक्सिलरी इक्वेशन जैसे अपन ने m की फॉर्म में लिखा है तो m की वैल्यूज अपने को यहाँ पे फाइंड आउट होगी। फिर यहाँ पे अलग अलग कंडीशन शुरू होती है। पहली कंडीशन होगी जब सहायक समीकरण के सभी मूल कैसे हो, असमान हो। जब सहायक समीकरण के सभी मूल असमान हो, यानी जो जितने भी अपने पास रूट्स फाइंड आउट होंगे वो कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। तो इस कंडीशन में जो अपना कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो क्या लिखा जाएगा, जैसे अपने पास है जो रूट्स है वो ऐसे आते हैं m1, m2, m3 टेंस टू, इस तरह से आते हैं m3, m1, इस तरह से अपने पास रूट्स हैं वो फाइंड आउट होते हैं। तो इनका जो सॉल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, c1 e की पावर m1x प्लस c2 e की पावर m2x
प्लस टेंस टू Cn e की पावर mnx, ये वैल्यू यहाँ पर अपने पास फाइंड आउट हो जाएगी। किसकी वैल्यू होगी? ये अपने यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की फॉर्म में यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे अपन इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे दूसरी जो कंडीशन है वो आती है कि जब सहायक समीकरण के मूल जो है वो क्या आ जाए अपने पास इक्वल आ जाए, तो उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे? देखिए, दूसरी कंडीशन है जब सहायक समीकरण के मूल समान हो, मूल समान हो, तो जब इसके रूट्स इक्वल होंगे, जितने रूट्स इक्वल होंगे उस रूट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे इक्वेशन जो है वो लिखी जाएगी। जैसे मैं मान लो दो रूट्स इक्वल है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी? C1 प्लस C2x e की पावर m1x, ये मान लो दो रूट्स इक्वल है उसके लिए लिखा जाएगा m1x, और फिर C3 e की पावर m2x प्लस C4 e की पावर m3x, इस तरह यहाँ से लिखी जा सकती है। ठीक है, ये जो वैल्यू है ये किसके लिए होगी? यहाँ पे m1 और m2 ये अपने यहाँ पे हो गए, इस तरह से यहाँ पे लिखी जा सकती है दो रूट्स इक्वल होने पे। अगर दो से ज़्यादा रूट्स इक्वल है, जैसे जैसे यहाँ पे C1 है, फिर यहाँ पे C2x आया है, अगर अब आगे मान लो तीन रूट्स इक्वल हो जाएंगे, तो अब अपन क्या लिखेंगे? C3x² लिख देंगे। ठीक है, मतलब जैसे जैसे यहाँ पर जो पावर्स होती है उसकी एक ज़्यादा पावर जो होती है वो x की यहाँ पे साथ में ऐड करके लिखी जाती है। ठीक है, तो इस तरह से ये कंडीशन जो है ये कब की है कि जब अपना जो रूट्स है वो कैसी हो? इक्वल हो, उस कंडीशन में अपन इसको इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए, तीसरी जो कंडीशन होती है कि सहायक समीकरण के जो मूल है वो सम्मिश्र हो, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, यानी वास्तविक मान नहीं हो के क्या आ जाए अपने पास, काल्पनिक मान अपने को प्राप्त हो जाए, तो उस कंडीशन में अपन इसकी जो क्वेश्चन है वो किस तरह से लिखेंगे? जब सहायक समीकरण के मूल काल्पनिक हो, इमेजिनरी हो, तो जब काल्पनिक हो तो उस कंडीशन के अंदर देखिए यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? यहाँ पे जो अपने पास मान लो इस तरह से आ जाए एल्फा प्लस माइनस आइटा बीटा, इस तरह से अपने पास कोई भी इस ऑक्सिलरी इक्वेशन जो होगी उसका सॉल्यूशन अपने पास फाइंड आउट हो रहा है, देन इस कंडीशन में y जो होगा उसकी वैल्यू यहाँ पे क्या होगी? देखिए, उसकी वैल्यू होगी, एक बार अपन प्लस के साथ लिखेंगे, एक बार अपन माइनस के साथ, एल्फा प्लस आइटा बीटा x, और एक बार लिखेंगे C2 e की पावर है एल्फा माइनस आइटा बीटा x। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर इसको लिखा जाएगा। तो जब अपन इसको सरल करेंगे तो अपने पास देखिए क्या आ जाए, e की पावर एल्फा x है वो तो अपने पास बाहर आ जाएगा, और जो बीटा x होगा, e की पावर एल्फा x को अपन बाहर लिख लेते हैं, और अंदर जो बचेगा वो ये बचेगा e की पावर आइटा बीटा x और e की पावर माइनस आइटा बीटा x, है ना। तो ये बचेगा, तो इनको जब अपन सरल करेंगे तो अपने पास आएगा C1 cos बीटा x प्लस C2 साइन बीटा x, ये वैल्यू अपने पास में बचेगी। ठीक है, और इस तरह से अपन इसके सॉल्यूशन को यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, ये कब है? जब सहायक समीकरण के मूल काल्पनिक हो और असमान हो, उस कंडीशन में है। अब यहाँ पे मूल काल्पनिक भी हो और समान भी हो, तो उस कंडीशन में अपन क्या लिखेंगे? तो उसके लिए भी अपने पास यहाँ पर एक सॉल्यूशन और आएगा, उसको अपन देखते हैं। देखिए कैसे, मूल काल्पनिक और समान हो, ये चार कंडीशंस होती है
कोई भी जो इक्वेशन होती है उसके लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन के सॉल्यूशन के लिए, तो यहाँ पे मूल काल्पनिक और समान हो तो उस कंडीशन में अपने पास जितने मूल यहाँ पे समान होते हैं, जैसे 2 बार मूल जो है वो अपने पास यही सेम मूल आ जाते हैं, तब अपन वही जो मैंने आपको बताया था 2 मूल समान होते हैं तो अपन क्या करते हैं C1 प्लस C2x e की पावर एल्फा प्लस आइटा बीटा x लिखेंगे, ये लिख दिया। और दूसरा जो होगा C3 प्लस C4x e की पावर एल्फा माइनस आइटा बीटा और ये x, इस तरह से अपन इसको यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, ये अपना सॉल्यूशन जो है वो अपने पास फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके सॉल्यूशन को अपन बाहर निकाल के भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे देखिए, e की पावर एल्फा x में बाहर निकाल लेती हूँ तो अंदर जो बचेगा वो क्या बचेगा, C1 प्लस C2x कोस बीटा x, e की पावर आइटा बीटा x को क्या लिखेंगे, कोस बीटा x लिखेंगे, और e की पावर माइनस आइटा बीटा x को क्या लिखेंगे, साइन बीटा x लिखेंगे, और ये हो जाएगा C3 प्लस C4x साइन बीटा x। ये वैल्यू जो है वो अपने पास फाइंड आउट हो जाएगी। ये कब कंडीशन है, जब 2 रूट्स जो है वो क्या हुए अपने एक जैसे हो जाएं, तो इस कंडीशन में अपने पास ये फाइंड आउट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से अपन कोई भी जो कॉम्प्लीमेंट्री कोई भी इक्वेशन जो होगी उसके लिए अपन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यहाँ पर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसको एग्जाम्पल की हेल्प से और अच्छे से समझ लेते हैं कि किस तरह अपन यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे अपने को गिवन है कि दी गई समीकरण को सरल कीजिए, तो अपन देखें अपने पास गिवन है d3y³ बटा dx क्यूब है -3d2y/dx² और 4y इक्वल में 0। ये वैल्यू अपने को यहाँ पर गिवन है और इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले मैं इसको कैपिटल D में चेंज कर लेती हूँ, तो क्या बन जाएगा d³ माइनस 3d² प्लस 4 और y में बाहर ले लेती हूँ इक्वल में 0। ये इक्वेशन बनेगी। अब इस इक्वेशन के क्या निकालेंगे अपन, यहाँ पर सहायक समीकरणें निकालेंगे। तो सहायक समीकरण जो होगी, मैंने आपसे बताया था कि सहायक समीकरण में अपन क्या करते हैं, d की जगह क्या पुट कर देते हैं, m पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा m³ माइनस 3m² प्लस 4 इक्वल में 0। ठीक है, अब ये जो ऑक्सिलरी इक्वेशन अपने पास फाइंड आउट हुई है, इसकी हेल्प से अपन क्या करेंगे, m की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे। अपने यहाँ पे दिख रही है m की हाईएस्ट घात कितनी है, 3 है, तो अपने पास रूट्स भी कितने मिलेंगे, अपने को 3 रूट से मिलेंगे। तो देखिए जब इसको अपन सरल करेंगे, जब इसको अपन तोड़ेंगे ब्रैकेट्स की फॉर्म में, तो अपने पास ये आएगा m+1 m² माइनस 4m प्लस 4 इक्वल में 0। ये वैल्यू अपने पास यहाँ पर आएगी। ठीक है, और इसको अपन इस तरह से लिख सकते हैं। तो देखिए अपने पास यहाँ पर क्या बन गया, m+1 और ये बन जाएगा m-2 का होल स्क्वायर इक्वल में 0। तो m की वैल्यू 1 तो आ जाएगी -1, 1 आ जाएगी 2 और 1 आ जाएगी 2। ठीक है, तो ये 3 वैल्यू जो है वो अपने पास यहाँ पर फाइंड आउट होगी। तो देखिए इसमें 2 वैल्यूज तो क्या है अपनी एक जैसी है और एक वैल्यू क्या है, अलग है। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो अपन देखिए किस तरह से लिखेंगे। तो y बराबर, अतः इसका हल y बराबर क्या हो जाएगा, देखिए जो अलग है पहले उसके लिए लिख लेंगे, तो C1 e की पावर माइनस x हो जाएगा। यहाँ पे m1x होता है, तो m1 की वैल्यू क्या रख दी मैंने, -1 रख दी, तो -1x, -1 का x से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया।
अब देखिए ये दोनों वैल्यू क्या है अपनी x जैसी है, तो इसको क्या लिखेंगे c2 प्लस c3x और e की पावर में 2x। इस तरह से यहाँ पर इसको अपने लिख लेंगे और अपना जो आंसर है उसको फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से अपन कि कोई भी जो गिवन इक्वेशन होती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके लिए अपन इजीली जो है वो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के अपन ने 4 टाइप यहाँ पे पढ़े हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कुछ भी नहीं समझ में आता तो मेरे साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।